गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जैसा कि हमको पता है प्रीवियस क्लास में पार्ट 1 पढ़ा था, नरेशन अभी डिस्कस कर रहे हैं। नरेशंस के सेंटेंस हमने जाने, नरेशंस क्या होते हैं, नरेशन टाइप्स क्या होते हैं, नरेशन सेंटेंस एग्जाम में किस तरह से आते हैं। फिर हमने रिपोर्टिंग वर्ब्स के बारे में जाना, रिपोर्टिंग वर्ब्स का यूज़ कहाँ होता है, किस तरह से होता है। फिर हमने कनेक्टिविटी वर्ड्स के बारे में जाना। फिर हमने सबसे मेन जो हमारा फार्मूला था SON का फार्मूला, एस का मीन्स सब्जेक्ट होता है, ओ का मीन्स ऑब्जेक्ट और एन का मीन्स नो चेंज। जैसा कि मैंने आपको 3 सेंटेंस के जरिए एग्जाम्पल देकर समझाया था आपको मैंने। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या फर्स्ट पर्सन चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन मीन्स आई ओ वी। यू ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, जैसा यू क्या होता है सेकंड पर्सन होता है। और ही, शी, इट, एनी नेम और दे, ये चारों पांचों जो वर्ड्स हैं वो सारे के सारे थर्ड पर्सन होते हैं। और थर्ड पर्सन नो चेंज, जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल जरिए समझाया था। आज हम पढ़ रहे हैं, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इसी को लेकर। कंटिन्यू देखिए, जब रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू हो, ठीक, सबसे इंपॉर्टेंस आपको मैं बता रहा हूं, देखो, क्योंकि ज़्यादातर सेंटेंस जो भी आते हैं आपको सेड टू के पूछे जाते हैं एग्जाम में। जब रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू हो तो क्या क्या चेंजेस होते हैं। देखिए, जैसा कि मोस्टली क्या करता है, सेड टू टेंस को चेंजेस कर देता है। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए, पास्ट, देखिए आप, जैसा मैंने आपके सामने दे रखा है कि ये ध्यान रखना, ये सब कब चेंज होते हैं, जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारी क्या होनी चाहिए, सेड टू होनी चाहिए। जब भी रिपोर्टिंग वर्ब सेंटेंस में सेड टू होती हो तो सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच में मीन्स डायरेक्ट स्पीच में इज एम होगा। तो जब उसको सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब होगी तो इंडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो वॉज में कन्वर्ट हो जाएगा। आर का वर्ब, हैज है वर्ब की थर्ड फॉर्म का हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होता है। हैज है बीन वर्ब की वर्ब, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। सिंपल प्रेजेंट होगा मीन्स वर्ब में फर्स्ट फॉर्म या वर्ब में ऐसे एस होगा तो सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाज इज एम आर प्लस आईएनजी, वाज अ प्लस आईएनजी में चेंज होगा मीन्स पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। सिंपल पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है मीन्स डायरेक्ट स्पीक का सेंटेंस सिंपल पास्ट का होगा तो किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा मीन्स हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। पास्ट कंटिन्यूअस होगा डायरेक्ट स्पीच में तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा, हैड प्लस वर्ब की
वॉज वर्ब प्लस आईएनजी होगा तो हैड बीन प्लस आईएनजी में चेंज होगा। इधर डायरेक्ट स्पीच में कैन होगा तो इनडायरेक्ट में जब चेंज करोगे तो कुड बन जाएगा। मे का माइट, सेल का शुड, विल का वुड चेंज होता है। पर ध्यान रखना हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब क्या होनी चाहिए हमारी, सेड टू होनी चाहिए। फिर देखिए कुछ सेंटेंस में ऐसे कुछ वर्ड्स आते हैं, फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जब वो डायरेक्ट स्पीच में आते हैं तो इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, तो किस तरह से क्या चेंजेस होता है वो देखिए। देखिए अब जैसा कि मैं आपके सामने कुछ लिखा है मैंने अभी यहाँ पे को, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब चेंज करते हैं हम सेंटेंस को तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं वो भी चेंजेस किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो आप सेंटेंस में कहीं दिस दे रखा हो तो जब डायरेक्ट में दिस दे रखा हो स्पीच में तो उसको इनडायरेक्ट में चेंज करने के दिस का क्या बन जाएगा, दैट, दिस का दोज, हियर का देयर, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, टुडे का दैट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, एगो का बिफोर, नाउ का दैन, द लास्ट नाइट, द लास्ट वीक, द लास्ट मंथ, द लास्ट ईयर, इन सब का चेंज होगा द प्रीवियस नाइट, द प्रीवियस ईयर, द प्रीवियस मंथ, द प्रीवियस वीक, द नेक्स्ट वीक, द नेक्स्ट मंथ, द नेक्स्ट ईयर, इन सब का होता है द फॉलोइंग वीक, द फॉलोइंग नाइट, द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग मंथ, द फॉलोइंग ईयर। ठीक है, तो मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूँ, सेंटेंस हम किस तरह चेंज करते हैं देखिए आप।
देखिए मैंने आपके साइड में कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, आई, मी, माई, माई सेल्फ, वी, अस, अवर सेल्वस, यू, योर सेल्फ, ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, सी, हर सेल्फ, दे, देम, देयर, देम सेल्वस। ये वर्ड्स तो आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय आपको कुछ हेल्पफुल रहेंगे। आपको ये वर्ड्स जैसा कि बताया मैंने, आई का सब्जेक्ट है, मी इसका ऑब्जेक्ट होता है, माई इसका पॉजिटिव वर्ड होता है और माई सेल्फ इसका रिफ्लेक्सिव है, जिसे रिफ्लेक्सिव वर्ड्स कहते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास से पढ़ा था, पार्ट ऑफ स्पीच में प्रोनाउन आता है प्रीवियस और रिफ्लेक्सिव में। वी का ऑब्जेक्ट होता है, ये अवर उसका पॉजिटिव वर्ड है, अवर सेल्फ उसका रिफ्लेक्सिव वर्ड है। यू, योर सेल्फ, ही, हिम, हिज, हिम सेल्फ, सी, हर सेल्फ, दे, देम, देयर, देम सेल्वस। ये सारे वर्ड्स आपके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय आपको मदद रूप होंगे। ठीक है, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने राउंड ऑफ डिजिट और सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो जैसे कि राउंड ऑफ डिजिट में हमने देखा था कि कब हमको राउंड ऑफ करना है, कब लेस डिजिट को हम ड्रॉप करेंगे, कब डिजिट को हम 1 रेज करेंगे। ठीक है, तो वो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जैसे कि ये देखा आपको 24.3 दे रखा है। कितना देगा? 24.3 दे रखा है, यानी 24.3 दे रखा है। और आपको दे रखा है 12.47 या फिर हम लिख लेंगे 57। ठीक है, ये आपको दे रखा है। अगर फिजिक्स में अगर आपको ये दोनों नंबर ऐड करने, ये दोनों नंबर ऐड करने, तो आप कैसे ऐड करोगे? तो ये कितना हो जाएगा? तो ये कितना हो जाएगा? ये 24 है और ये कितना 12 है, तो ये कितना हो जाएगा? 34, ये हो जाएगा 36 और 36 और ये कितना हो जाएगा? पॉइंट, और ये जैसे कि हमने बोला ये जैसे 3 है, ये कितना लिखा? 3 लिखा और इसको हमने लिखा 2, तो ये 3 और 2 ये कितना हो गया? 5। ये कितना हो गया? 5 और ये 7। तो आपने जो इसका जो एडिशन किया वो बेसिक जो अपने मैथमेटिक्स लगा के आपने इसको सोल्व किया, ये आ गया 36.57। ये इतनी वैल्यू आपकी आ गई। ठीक है, तो जैसे आपने इसको ऐड किया आपकी ये कुछ वैल्यू आ गई। पर जो फिजिक्स के हिसाब से देखोगे तो ये जो एडिशन है वो एडिशन गलत है। फिजिक्स के हिसाब से ये जो एडिशन है वो एडिशन कैसा है? गलत है। क्यों एडिशन गलत है? क्योंकि अपन सिर्फ ये जस्ट एग्जांपल के लिए ले रहे हैं। इस टाइप के एडिशन आपको बहुत सारे मिलेंगे, आपको कैसे करना है वो हम देख रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमने देखा कि अब ये जो है ये 7 है, ये कितना है? 7 है। अब 7 के यहाँ पर कोई क्वांटिटी आपको गिवन है क्या? नहीं। ठीक है, जब आपको कोई क्वांटिटी गिवन नहीं यहाँ पर, तो किसके साथ जोड़ के आपने यहाँ पर 7 लिख दिया? किसके साथ जोड़ के आपने यहाँ पर 7 लिख दिया? तो ये एडिशन फिजिक्स के हिसाब से कैसा होगा? गलत होगा। ठीक है, तो जब आपके पास ऐसा कोई नंबर होगा तो उसका एडिशन, परफेक्ट एडिशन उसका कौन सा होगा? तो उस परफेक्ट एडिशन को आप कैसे देखोगे? तो जैसे ये है 36.57। ठीक है, अब ये जो 7 है, ठीक है 57 है, वो किसके 50 के क्लोज है या 60 के क्लोज है? तो हम जानते हैं किसके क्लोज है? 60 के क्लोज है। किसके क्लोज है? 60 के क्लोज है। यानी इस डिजिट को हम क्या कर देंगे? 1 रेस कर देंगे, इसके अंदर हम कितना बढ़ा देंगे? 1 इंक्रीज कर देंगे। तो ये जो हमारी जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी 36.6। कितना आंसर होगा? 36.6 हमारा एक्यूरेट फिजिक्स के हिसाब से आंसर होगा। तो फिजिक्स में क्या है कि जब तक यहाँ कोई क्वांटिटी नहीं है तो उस किसके साथ हम 7 को जोड़ के डायरेक्ट यहाँ पर 7 लिखते हैं, तो वो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसीलिए आपको राउंड ऑफ डिजिट हमने पहले पढ़ लिया है और राउंड ऑफ डिजिट में क्या करना है आपको पता है। ठीक है, कि अगर और कुछ राउंड ऑफ डिजिट में अगर आपके हो भी कि आपको पूछना हो तो आप मुझको ग्रुप में पूछ सकते हो। ठीक है, हाँ, अब जो हमारा नया टॉपिक है वो है डायमेंशनल एनालिसिस। अब डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है? तो हमने स्टार्टिंग में बेसिक क्वांटिटीज़ पढ़ी थी। ठीक है, तो बेसिक क्वांटिटीज़ एंड बेसिक क्वांटिटीज़ के मल्टीपल्स, ठीक है, जो होते हैं वो क्या होते हैं? डायमेंशन होते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ के। क्या होते हैं? जैसे कि हम लिख लेते हैं यहाँ पर बेसिक क्वांटिटी एंड its multiple are dimension of a given
फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो बेसिक क्वांटिटी एंड इट्स मल्टीपल आर डायमेंशन ऑफ ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, मतलब क्या होता है, तो हमने जैसे कि एक क्वांटिटी ले ली एरिया। ठीक है, अब एरिया क्या होता है, तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है हम जानते हैं लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो विड्थ भी बेसिकली होती क्या है, लेंथ ही होती है। तो हम कह सकते हैं कि एरिया हैज टू डायमेंशन ऑफ लेंथ। मतलब कि एरिया का फॉर्मूला क्या बन जाए, अगर हम विड्थ को भी बेसिकली क्या मानते हैं, लेंथ ही मानते हैं, तो एरिया का फॉर्मूला क्या हो गया, तो एरिया का जो फॉर्मूला हो गया वो क्या हो गया, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। ठीक है, तो हम कहेंगे कि एरिया हैज टू डायमेंशन ऑफ लेंथ। एरिया के अंदर किसके टू डायमेंशन है, तो लेंथ के दो डायमेंशन है या टू डायमेंशन है। ठीक है, जैसे कि हमने ले लिया वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होता है, तो हम जानते हैं कि वॉल्यूम के अंदर क्या होता है, तो जैसे कि एल मल्टीप्लाई एल होता है वॉल्यूम। ठीक है, या हम कह सकते हैं लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो इसका फॉर्मूला वॉल्यूम का क्या हो गया, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला है, वॉल्यूम का फॉर्मूला है। तो विड्थ और हाइट दोनों बेसिकली क्या होते हैं, लेंथ ही होते हैं। तो ये तीनों कैसी होती है, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम हैज थ्री डायमेंशन ऑफ लेंथ। ठीक है, जैसे कि हमने ले लिया डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, और ये कौन सी क्वांटिटी है, डीराइव क्वांटिटी है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी होता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि डेंसिटी हैज वन डायमेंशन ऑफ मास एंड वन डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम, वन डायमेंशन ऑफ मास एंड थ्री डायमेंशन ऑफ लेंथ। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि डेंसिटी हैज वन डायमेंशन ऑफ मास एंड थ्री डायमेंशन ऑफ लेंथ। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, तो बेसिक क्वांटिटीज एंड इट्स मल्टीपल आर डायमेंशन ऑफ ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि एरिया, तो एरिया के अंदर क्या होता है, तो लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, और विड्थ भी बेसिकली क्या होती है, लेंथ होती है। तो हम कहते हैं कि एरिया हैज टू डायमेंशन, यानी लेंथ मल्टी लेंथ, तो एरिया हैज टू डायमेंशन ऑफ लेंथ। ठीक है, जैसे कि हमने ले लिया वॉल्यूम ले लिया, तो वॉल्यूम हैज थ्री डायमेंशन ऑफ लेंथ, क्योंकि लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ तीनों क्या है, लेंथ ही है, तो थ्री डायमेंशन ऑफ लेंथ। ठीक है, अब डेंसिटी, तो डेंसिटी के लिए क्या फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। यानी जो मास है, मास के डायमेंशन कितने हैं, तो मास का एक डायमेंशन है, और वॉल्यूम यानी क्या, लेंथ के थ्री डायमेंशन। तो हम कह सकते हैं डेंसिटी हैज वन डायमेंशन ऑफ मास एंड थ्री डायमेंशन ऑफ लेंथ। ठीक है, तो ये है हमारा डायमेंशन। तो हम किसी भी क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आपको गिवन है, उसके अंदर कितनी बेसिक क्वांटिटी यूज की गई है और उनके कितने मल्टीपल है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, डायमेंशन। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, डायमेंशन। ठीक है, तो डायमेंशन का जो फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला हम बनाएंगे अभी कि डायमेंशन के फॉर्मूले कैसे बनते हैं, लेंथ का डायमेंशन कितना होता है, ठीक है, वॉल्यूम का, एरिया का डायमेंशन कितना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्वांटिटी ली एरिया। ठीक है, तो एरिया के अंदर जो एरिया का जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला लिखा हमने। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डायमेंशन। ठीक है, और यहाँ पर हमने यूनिट लिख दी, क्या लिखेंगे, यूनिट लिखेंगे। तो एरिया लिया, तो एरिया का फॉर्मूला क्या हो गया, तो लेंथ
लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, ठीक है। अब इसका डायमेंशन तो L मल्टी L है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा L स्क्वायर, डायमेंशन क्या हो गया L स्क्वायर, यानी कितने डायमेंशन, 2 डायमेंशन ऑफ लेंथ, लेंथ के कितने डायमेंशन है 2 डायमेंशन है, तो एरिया हैज 2 डायमेंशन ऑफ लेंथ। और यूनिट क्या हो जाए, तो लेंथ की यूनिट क्या है, तो मीटर स्क्वायर, क्या है मीटर स्क्वायर। सेकेंड हमने ले लिया वॉल्यूम, वॉल्यूम के अंदर कितने डायमेंशन है, तो लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, ठीक है। तो उसके डायमेंशन कितने हो जाएंगे, तो इसके डायमेंशन हो जाएंगे L3, कितने डायमेंशन L3, यानी कितने डायमेंशन, तो वॉल्यूम हैज 3 डायमेंशन ऑफ लेंथ, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, तो यूनिट हो जाएगी मीटर क्यूब, यूनिट क्या होती है वॉल्यूम की, मीटर क्यूब होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वांटिटी हमने ले ली डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अब यहाँ पर डायमेंशन, यहाँ पर मास कितना है 1 है, और वॉल्यूम का डायमेंशन कितना है, तो वॉल्यूम का डायमेंशन कितना है L3, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा m1, और यहाँ पर सॉरी मास क्या है, मास की यूनिट क्या है kg, और उसको किससे डिनोट करेंगे, इसका डायमेंशन क्या लेंगे हम m1, ठीक है। अब यहाँ पर वॉल्यूम का क्या है, तो वॉल्यूम का जो डायमेंशन है वो कितना है L3, तो ये L3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं m1 L-3, ये किसका डायमेंशन हो गया, तो ये डायमेंशन हो गया डेंसिटी का, ठीक है। तो मास ओपन क्या हो गया उसका वॉल्यूम, ठीक है। अब इसकी यूनिट क्या होगी, तो मास ओपन वॉल्यूम क्या होता है, तो इसकी यूनिट बना दो डेंसिटी, तो डेंसिटी की क्या क्या यूनिट होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वांटिटी हमने ले ली कि जैसे कि हमने ले ली फोर्स क्या होता है, तो फोर्स क्या होता है, तो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, या सबसे पहले हम ले लेते हैं वेलोसिटी, सबसे पहले हम क्या लेते हैं वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या होती है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो L ये क्या है बेसिकली क्या है लेंथ है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो कितना डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन में तो उसी को हम क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट यानी क्या लेंथ है, और टाइम t यानी L अपॉन t, या फिर हम इसको लिख सकते हैं LT-1, क्या लिख सकते हैं LT हम -1 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये किसका डायमेंशन आ गया, तो ये डायमेंशन आ गया वेलोसिटी का आ गया, ठीक है। अब आपको निकालना है एक्सेलरेशन का डायमेंशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी यूनिट टाइम में जितनी वेलोसिटी चेंज होगी उसी को हम क्या कहते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है। तो वेलोसिटी का हमने निकाल दिया, कितना आ गया, वेलोसिटी का आ गया L-T-1 आ गया, ठीक है। और डिवाइड में टाइम है t को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन बनेगा वो क्या बन जाएगा, तो L-T ऊपर जाएगा -1 कितना जाएगा -2, यानी T-L-T-2, ये किसका डायमेंशन बन गया, तो ये डायमेंशन बन गया एक्सेलरेशन का बन गया। अब किसका बनाना है हमको, तो अब हमको बनाना है फोर्स का, किसका बनाना है फोर्स का। तो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, फोर्स का फॉर्मूला कितना होता है, मास फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू क्या होता है एक्सेलरेशन, किसका फॉर्मूला होता है फोर्स का फॉर्मूला होता है। तो मास यानी कितना हो गया m1, ठीक है। एक्सेलरेशन का अभी हमने निकाला कितना हो गया L, और L के ऊपर कुछ भी नहीं यानी कितना 1, और T की पावर कितनी होगी -2, तो ये किसका आ गया डायमेंशन आ गया, तो ये फोर्स का आ गया m1 L1 T-2, ये फोर्स का डायमेंशन आ गया। तो ऐसा पूरा चार्ट आपकी बुक में आपको गिवन है, और सारी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनके डायमेंशन आपको दिए हुए हैं। तो ये कुछ बेसिक डायमेंशन थे, जैसे कि एरिया का हमने निकाला, ठीक है। फोर्स की अगर ऐसा ही यूनिट हम देखेंगे, ठीक है। अब ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी की अगर यूनिट देखेंगे हम तो क्या होती है मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। एक्सेलरेशन की यूनिट देखेंगे हम तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, होती है। फोर्स की अगर ऐसा यूनिट देखेंगे तो क्या होती है न्यूटन होती है, ठीक है। तो ये सारी इसकी यूनिट है, इसके बाद ये इनके डायमेंशन है, ये इनके फॉर्मूले हैं, और ये एरिया, ये इस तरह से पूरा चार्ट आपकी बुक में आपको पूरा दे रखा है, और उसके अंदर आपको सारी क्वांटिटीज मिल जाएगी, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको उसके अंदर देखनी है, जैसे कि वर्क आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट,
क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशन कितना होता है, m1 L1 T-2, तो हमने लिख दिया ये m1 L1 T-2 और s क्या है, तो s डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या, लेंथ है। तो वर्क का जो डायमेंशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो m1 L और L दोनों बेस है, सेम है, और दोनों कैसे मल्टीप्लाई में है, तो पावर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। इसके ऊपर 1 है, इसके ऊपर भी 1 है, तो पावर कितनी होगी, 2। तो m1 L2 और T-2, ये डायमेंशन किसका बन गया, वर्क का डायमेंशन बन गया। तो हम क्वांटिटी जैसे जैसे हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें हम वेलोसिटीज पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल के बारे में पढ़ेंगे, फिर 12th क्लास में करंट के बारे में पढ़ेंगे, चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। तो जब जब हम वो क्वांटिटी पढ़ेंगे तभी हम उनके डायमेंशन निकाल लेंगे। बाकी ये जो बेसिक डायमेंशन निकालने कैसे हैं वो मैंने आपको बताया है, और आपको जो आपके चार्ट है बुक में, वो चार्ट आपको देख लेना है, और उस चार्ट को देख के आपको डायमेंशन सीखने हैं, कोशिश करनी है सीखने की। बाकी तो मैं हूँ सिखाने के लिए। बाकी इतने डायमेंशन हमने निकाले, आगे जो भी हम नेक्स्ट क्लास में उसको कंटिन्यूस करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। ठीक, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं हमने सेल ऑर्गेनल के बारे में स्टार्ट किया था। चैप्टर जो आपका है सेल ऑर्गेनल के बारे में पढ़ रहे थे। उससे पहले हमने साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ लिया था, और जो एक सेल ऑर्गेनल हमने स्टार्ट किया था वो था आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमने ईआर को पढ़ लिया था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसके एलिमेंट्स के बारे में हमने देख लिया था, उसके मतलब टाइप्स बाकी थे, और उसके जो मेन फंक्शन है उसके बारे में डिस्कस करनी रह गई थी। तो जो मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको एक बार रिकॉल कर देता हूँ। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, डिस्कवरी किसने की, किसने ऑब्जर्व किया, नेमिंग किसने की, उसके बारे में हमको डिस्कस करनी नहीं है, क्योंकि वो तो आपने देख लिया। लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसके मेनली 3 एलिमेंट्स होते हैं। मतलब जो पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो आपका 3 चीज़ों से मिलके बना होता है, उसके बारे में हमने देखा था। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में किससे मिलके बना होता है, एक होता है उसके अंदर सिस्टर्नी, दूसरा होता है उसके अंदर वेसिकल्स, दूसरा हो जाएगा आपका वेसिकल्स, और तीसरी जो इसके अंदर चीज़ होती है या पार्ट होता है वो है ट्यूब्यूल्स। ये 3 पार्ट्स मिलके या 3 एलिमेंट्स मिलके क्या बनाते हैं, आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाते हैं। अब ये ध्यान रखना आपके कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनसे मिलके बना होता है हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे आपका ये सिस्टर्नी है, वेसिकल्स है और ट्यूब्यूल्स है, ये 3 चीज़ें मिलके जिस स्ट्रक्चर को बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब ये इतना डिस्कस में क्यों कर रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि जब आपको मैं पढ़ाऊंगा कि टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाओ कि सिस्टर्नी बताना है या कुछ और बताना है। सिस्टर्नी, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स के बारे में डिस्कस करनी है या कुछ और करनी है। टाइप्स की बात करें तो 2 होते हैं, और एलिमेंट्स की बात करें जिससे मिलके बना होता है पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो सिस्टर्नी के बारे में हमने देख लिया था, इसकी सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, नैरो ल्यूमेन होता है। इसके बाद ये कैसा होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये बनता कैसे है, ब्लेबिंग ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके बाद वेसिकल्स की हमने बात की थी, तो ये कैसे होते हैं, सर्कुलर होते हैं। इनकी सरफेस के ऊपर भी क्या होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, और इनका मतलब जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, 50 to 100 वगैरह आपने देख लिया था। ट्यूब्यूल्स के बारे में भी हमने देखा था। इसका जो ल्यूमेन होता है वाइडर होता है, ये ब्रांच होता है, ये कैसा होता है, ब्रांच होता है, और इसकी सरफेस के ऊपर कोई राइबोसोम प्रेजेंट होता नहीं है। ये तो हमने डिस्कस कर लिया था। तो आज जो देखने वाला है वो है टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से डिस्कस करने से पहले मैं एक पॉइंट लिखवा रहा हूँ आपको, वो भी ध्यान रखना है आपको कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। कब कहते हैं वो पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, नोट करके आप ध्यान रखना कि जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो नोन एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको क्या कहते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। अब इसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते कब है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही, ये क्या है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर आपको कोई कहे तो आपको समझ जाना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और फंक्शन भी वही रहेंगे। लेकिन ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता कब है, तो जब ये मसल सेल्स के अंदर प्रेजेंट है, जो मसल सेल्स होती है आपकी, उसके अंदर अगर कोई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है तो उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना कहते हुए उसको क्या कहेंगे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। ये ध्यान रखना। और ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो अब टाइप्स पढ़ेंगे तो ये कैसा होता है, ACR होता है। कैसा होता है,
ACR। अब ये ACR क्या होता है, तो इसको कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हम डिस्कस करने वाले हैं अभी। तो मैं आपको बता दूं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इन मसल सेल्स आल्सो नोन एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आपको जब भी पूछा जाए सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ही क्या कहते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है आपका टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, टाइप्स ऑफ ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके टाइप्स कितने होते हैं, तो कितने होते हैं, मेनली 2 टाइप्स का होता है। एक कहते हैं अपन RER, दूसरा कहते हैं SER। तो एक हो जाएगा आपका RER, जिसको हम क्या कहते हैं, इसका फुल फॉर्म आपको पता होना जरूरी है। ये एब्रीवेशन है RER इसका। तो RER को कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये ER मैंने लिख दिया वहाँ पे, रफ आप समझ जाओगे वहाँ। और दूसरा जो होता है वो होता है दूसरा टाइप इसका SER। और SER का मतलब होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एक टाइप होता है इसका RER और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इनको ऐसा क्यों कहा जाता है, अब ये काम क्या करते हैं और इनके फंक्शन क्या है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है इसके टाइप्स कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कितने टाइप होते हैं, 2। एक होता है RER, दूसरा होता है SER। RER को कहते हैं हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और SER को कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब मैंने आपको पहले से रिकॉल मतलब जो रिविजन था वो बताया था मैंने, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो आपका सिस्टर्नी, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल से बना होता है। और आपको इनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी याद होंगे और उनका स्ट्रक्चर भी याद होगा। तो मैं आपको बता दूं जो आपका RER होता है, RER किससे बना होता है, मेनली मेड अप ऑफ सिस्टर्नी। तो मेनली मेड अप ऑफ सिस्टर्नी। तो इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा पार्ट होगा वो कौन सा होगा, सिस्टर्नी का होगा। और जो आपका SER होता है वो किससे मिलकर बना होता है, ट्यूबुलर पार्ट से यानी ट्यूब्यूल से। तो मेनली मेड अप ऑफ ट्यूब्यूल्स। ऐसा नहीं है दूसरे पार्ट नहीं होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा पार्ट कोई होगा उसके अंदर SER के अंदर, तो वो कौन सा होगा, ट्यूब्यूल्स होगा। और आपका जो RER होता है उसके अंदर कौन सा पार्ट होगा, तो उसके अंदर होगा सिस्टर्नी। इसके अंदर वेसिकल्स भी होते हैं लेकिन मेनली यहाँ पे फोकस होता है ट्यूब्यूल्स के अंदर, SER के अंदर। यानी आपका जो साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो जो होगा उसके अंदर क्या होगा, ट्यूब्यूल्स। और आपका जो RER होगा उसके अंदर होगा सिस्टर्नी। अब आपको ध्यान रखना है कि स्ट्रक्चर आपने देखा था तो आपको पता हो कि सिस्टर्नी क्या होता है, क्लोजर टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्योंकि सिस्टर्नी बना कैसा होता है, तो ब्लेबिंग ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये हमने देखा था। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं RER कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लिखे थे इट इज क्लोजर टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के क्लोज होता है। तो इट इज क्लोजर टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्योंकि सिस्टर्नी जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके किससे मिलके बना होता है सिस्टर्नी, तो ब्लेबिंग ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये जो आपका RER जो होगा वो क्या होगा, क्लोजर टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसकी पोजीशन देखें तो SER जो होता है वो कहाँ पे होता है, तो आपको पता हो जो ट्यूबुलर पार्ट है, हमने कहा था ये ब्रांच होता है, स्ट्रक्चर हमने देखा था तो स्ट्रक्चर देखते हुए हमने देखा था कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होता है। किसकी तरफ होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ। तो इसमें लिख सकते हैं अपन क्लोजर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये किसके क्लोज होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होता है, मतलब क्लोजर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अगर आपको डायग्राम याद हो तो। और ये क्लोजर हो जाएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के। अब इसके बाद इसके फंक्शन की बात करें, और फंक्शन से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपका इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहते हैं और इसको स्मूथ क्यों कहते हैं। पहली बात तो हमने देख ली है बना किससे होता है, मेनली इसके अंदर कौन से पार्ट होते हैं, और दूसरा ये किस तरफ प्रेजेंट होता है, मतलब पोजीशन क्या होती है इनकी। अब अपन बात करें इसको रफ क्यों कहते हैं, इसकी सरफेस के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि यहाँ पे सिस्टर्नी की बात की है तो सिस्टर्नी के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम। तो यहाँ पे भी क्या होंगे, इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होंगे। तो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको रफ क्यों कहते हैं, उसका रीजन ये होता है कि इसके सरफेस के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो राइबोसोम्स प्रेजेंट ऑन इट। इसकी सरफेस के ऊपर क्या होते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, नो राइबोसोम, यानी नो राइबोसोम्स ऑन इट, मतलब इसके ऊपर कोई राइबोसोम होता नहीं है। और आपको पता हो तो जो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है और इसके ट्रांसपोर्टेशन में
हेल्प करता है। तो ये क्या करेगा, सिंथेसाइज प्रोटीन, मतलब आपका जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो किस में हेल्प करता है, इट हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड ट्रांसपोर्ट इट मतलब ये प्रोटीन तो सिंथेसिस करता ही है, लेकिन साथ में उसको ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करता है। मतलब जैसे न्यूक्लियस के पास ले जाना हो या फिर किसी अदर सेल ऑर्गेनल्स के पास ले जाना हो, तो प्रोटीन कंटेंट को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प भी करता है आपका आरईआर। अब ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है, तो आपको पता हो तो प्रोटीन सिंथेसिस का मेन फंक्शन किसका होता है, राइबोसोम्स का ही होता है। और राइबोसोम्स क्या होते हैं, इसकी सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब इसलिए हम कंबाइंडली इसको क्या कहते हैं, आरईआर जो होता है वो क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है और इसके ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है। तो आपका एसीआर क्या करता है, तो जो एसीआर होता है उसकी सरफेस के ऊपर तो राइबोसोम्स है नहीं, और हमने कहा राइबोसोम ही प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो फिर ये क्या करता है, तो ये सिंथेसाइज करता है लिपिड्स को। तो इट हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, मतलब ये क्या करता है, लिपिड्स को सिंथेसाइज करता है एंड ट्रांसपोर्ट इट, और उसको ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करना है। आपको ये ध्यान रखना है, दो मेन फंक्शन हो जाते हैं, क्योंकि ये मेन पॉइंट होते हैं उसके, एक तो प्रोटीन सिंथेसिस और दूसरा हो जाता है आपका लिपिड सिंथेसिस। तो आपको सीधा ही पूछा जाता है कि लिपिड सिंथेसिस कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक मतलब सेल के अंदर लिपिड सिंथेसिस कौन करता है, तो एसीआर। जो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो क्या करता है, लिपिड सिंथेसिस करता है, और आपका जो आरईआर होता है यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। और दूसरी बात, प्रोटीन सिंथेसिस का काम राइबोसोम्स का ही होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर भी राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं और आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं। इसलिए यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस का काम कौन कर रहा है, राइबोसोम्स कर रहा है। तो इसलिए हम कहते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है और उसको ट्रांसपोर्ट करता है। लेकिन एसीआर प्रोटीन सिंथेसिस क्यों नहीं कर पा रहा है, उसका रीजन ये है कि उसकी सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स होते नहीं है। तो ये सिंथेसाइज क्या करता है, लिपिड्स को, और उसको ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करता है। इसके बाद ये क्या करता है, तो ये इंफॉर्मेशन को ट्रांसपोर्ट करता है या फिर ट्रांसफर इंफॉर्मेशन फ्रॉम न्यूक्लियस टू ऑर्गेनल्स। तो ये कोई भी मतलब सब्सटेंस हो वगैरह या इंफॉर्मेशन हो उसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है फ्रॉम न्यूक्लियस टू सेल ऑर्गेनल। तो ये क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू ऑर्गेनल्स या सेल ऑर्गेनल्स कह सकते हैं इसको। तो आपके जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं, तो न्यूक्लियस से कोई सब्सटेंस अगर सीक्रेट होता है या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको ट्रांसपोर्ट करनी हो, तो वो कौन करेगा, आरईआर करेगा। क्यों, क्योंकि जो सिस्टर्नी वाला पार्ट है उससे बना होता है मेनली, और ये क्लोजर होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के। तो वहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन आएगी उसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है आपका कौन, आरईआर। मतलब न्यूक्लियस से सेल ऑर्गेनल तक किसी इंफॉर्मेशन को ट्रांसपोर्ट करना है या फिर किसी सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करना है, तो वो कौन करेगा, आपका आरईआर करेगा। इसके बाद ये जो आपका एसीआर होता है यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये क्या करेगा, इट फॉर्म्स डेस्मोट्यूब्यूल्स। एसीआर फॉर्म डेस्मोट्यूब्यूल्स। ये क्या बनाता है, डेस्मोट्यूब्यूल्स। अब ये डेस्मोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट क्या कहाँ पे होते हैं, तो इट रन्स थ्रू प्लाज्मोडेस्मेटा। ये नई टर्म्स है आपके, मैं बता देता हूँ आपको। इट रन्स थ्रू प्लाज्मोडेस्मेटा। अब ये क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा था मिडल लेमेला के बारे में, वैसे होता है आपका प्लाज्मोडेस्मेटा। मतलब जो सेल्स होती है उनके बीच वाला जो पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। और ये बनाता क्या है, डेस्मोट्यूब्यूल्स बनाता है। एसीआर क्या बनाएगा, आपका डेस्मोट्यूब्यूल्स बनाएगा। और ये जो डेस्मोट्यूब्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे भी दो सेल्स के बीच में किसी सब्सटेंस को या फिर किसी इंफॉर्मेशन को ट्रांसपोर्ट करना हो, तो ये एसीआर वहाँ पे क्या करेगा, हेल्प करेगा। मतलब ये क्या बनाएगा, स्ट्रक्चर बनाता है एक डेस्मोट्यूब्यूल्स, जो क्या करता है, इंफॉर्मेशन को या ट्रांसपोर्टेशन करने में हेल्प करता है। इसके बाद यहाँ पे सारे फंक्शन क्या हो गए आपके आरईआर के कंप्लीट है, लगभग इसके इतने ही फंक्शन होते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल की बात करें अपन, ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है, तो ये आपके प्रेजेंट होता है बीटा आइलेट्स ऑफ बीटा सेल्स या बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लेगरेंड। किसके अंदर प्रेजेंट होता है, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। बहुत सारी सेल्स है ऐसी, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स, बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लंगरेंस,
लैंगरेंस। आपको पता होती है क्या होता है बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस, तो आपको पता होती है इंसुलिन सिक्रेट करने का काम करते हैं। पेंक्रियाज आपने पढ़ा भी होगा कभी, तो आपको पता होगा ये क्या होती है। तो ये जो बीटा सेल्स होती है उनके अंदर क्या होता है, आरईआर प्रेजेंट होता है। ये एग्जाम्पल है, मैं बता रहा हूँ आपको। और ये जो एसीआर होता है वो आपके लिवर सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, आपकी जो लेडिक सेल्स होती है उसके अंदर होता है। इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बाकी है कुछ, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे जो डिस्कस कर लिया हमने, तो एक तो है आपका लिवर सेल्स और दूसरा है आपके लेडिक सेल्स। लेडिक सेल्स आपके टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट होती है, जो टेस्टोस्टेरोन में हेल्प करती है सिक्रीशन में। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, एक तो लिवर सेल्स, लेडिक सेल्स और बहुत सारी है, जैसे एडिपोसाइट्स होती है, ऐसी बहुत सारी सेल्स होती है जिनके अंदर प्रेजेंट, ऐसा नहीं है कि इनके अंदर ही प्रेजेंट होगा, ये तो एग्जाम्पल दिए बेसिक जिनके अंदर ये प्रेजेंट होता है। इसके बाद एसीआर की बात करें अपन, तो ये आरईआर तो अपना यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो एसीआर की बात करें तो इसके अदर फंक्शन भी होते हैं, तो उन अदर फंक्शन के बारे में भी डिस्कस कर देते हैं। मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ और एसीआर के फंक्शन यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो आरईआर आपको समझ में आ गया होगा, तो एसीआर इसमें ही ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, जो इसके रिमेनिंग फंक्शन है वो। तो जैसे अपने यहाँ पे एसीआर की बात करें, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे फंक्शन थे इसके हो गए। अब ये और क्या काम करता है, तो जैसे मैंने आपको बताया था मसल सेल के बारे में, तो मसल सेल जो होता है उसमें होता है कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसको हम कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसको क्या कहते हैं हम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और जो आपका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो क्या होता है, आपका एसीआर का ही पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है, एसीआर का ही पार्ट होता है, ये तो हमने देख लिया था। तो ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एसीआर का पार्ट होता है, ये काम क्या करता है, तो ये काम करता है हेल्प इन कंडक्शन ऑफ मोटर इम्पल्स इन मसल, हेल्प इन कंडक्शन ऑफ मोटर इम्पल्स इन मसल्स। जो आपकी मसल्स होती है उसमें मोटर इम्पल्स क्रिएट करने के लिए या कंडक्शन के लिए क्या करता है, एसीआर या सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है। और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको मेनली पूछा जाए कौन से टाइप में आता है, तो ये एसीआर में आता है, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आता है। दूसरी बात, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही मसल्स के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। इसके बाद ये डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ सर्टेन सब्सटेंस, मतलब कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो आपकी सेल्स के लिए क्या होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, उनको डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। जैसे एग्जांपल दे दूं मैं कौन कौन से, तो एक है आपके बेंजपायरिन। अब ये बेंजपायरिन क्या होता है, ये कार्सिनोजिन होता है जो आपके अंदर कैंसर फैला सकता है, तो उसको डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। इसके बाद ग्लाइकोजिनोलाइसिस, अब ग्लाइकोजिनोलाइसिस में भी हेल्प करता है। ये किस में होता है, तो ये लिवर सेल के अंदर होने वाली प्रोसेस है। ये किसके अंदर होने वाली प्रोसेस है, लिवर सेल्स के अंदर होने वाली प्रोसेस है। हमने एग्जांपल में भी लिखा है लिवर सेल्स, तो यहाँ पे ग्लाइकोजिनोलाइसिस में भी हेल्प करता है। अब ये होता है क्या, तो जब आपका ग्लाइकोजन जो आपका स्टोर्ड फूड होता है वो ग्लाइकोजन किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया आपका जो डिटॉक्सिफिकेशन, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, इसके बाद सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो मोटर कंडक्शन में हेल्प करता है इम्पल्स में। इसके बाद इसके जो रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में भी हमने देख लिया था। आपको यहाँ पे इसके टाइप क्लियर हो गया होगा आरईआर और एसीआर के बारे में। अब बचता है हमारा इसके कंबाइंड फंक्शन, जो आपके मेनली यूँ कह सकते हो आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो फंक्शन होते हैं, आरईआर हो या एसीआर, इनके फंक्शन तो हमने यहाँ पे देख लिए, ये उसके टाइप्स थे, लेकिन फंक्शन भी देख लिया, जैसे प्रोटीन सिंथेसिस करता है, लिपिड सिंथेसिस करता है और ट्रांसपोर्ट भी करता है। लेकिन इसके जो मेन फंक्शन है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। हमारा लेसन नंबर 3 ही चल रहा है। 3 का सारे एग्जाम्पल्स हो चुके हैं। अब आता है एक्सरसाइज 3.3। वैसे एग्जाम्पल करने के बाद ये चीज़ इजी लगती है, मे बी आपने ये क्वेश्चंस कर भी लिए हो। 3.3 का जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट फर्स्ट साइन स्क्वायर पाई अपॉन 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई अपॉन 4 इज इक्वल टू
-1/2। इज इक्वल टू -1/2। तो LHS से शुरुआत करनी है इसमें। LHS इज इक्वल टू sin² π/6, जिस वैल्यू पुट करनी है जो जो लिखा है, sin² π/6 प्लस cos² π/3 माइनस tan² π/4। अब ये लिखा है sin² π/6, मतलब कि sin π/6 का वैल्यू क्या होता है, π/6 यानी कि sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लगा देंगे, प्लस cos π/3 का स्क्वायर, तो cos π/3 यानी कि cos 60, उसका वैल्यू होता है 1/2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर है इसलिए हमने स्क्वायर ले लिया, माइनस tan² π/4, तो tan π/4 का वैल्यू होता है 1, तो tan का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर यहाँ पर करना है, दैट इज इक्वल टू 1/4 प्लस ये हो जाएगा 1/4 माइनस 1, तो देखो 1/4 प्लस 1/4 1/4 और 1/4 मिला करके हाफ बनता है 1/2, 1/2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू, तो 1 में से हाफ गया तो हाफ यानी कि 1/2, दोनों में से बड़ा कौन है, 1 बड़ा है, 1 के आगे साइन कौन सा, माइनस का, तो इसलिए इसके आगे भी माइनस का साइन लगेगा, दैट इज इक्वल टू -1/2, दिस थिंग इक्वल टू RHS, देन हैंस प्रूव्ड। इस तरीके से हमको वैल्यूज तो सबके पता है, जो भी इक्वेशन बन रहा है जस्ट उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट करो और सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, मैं क्वेश्चंस बता देती हूँ, इनके सॉल्यूशंस बहुत ज़्यादा इजी है, ये आप लोग ट्राई कीजिएगा। 2 sin² π/6 प्लस cosec² 7 π/6 इंटू cos² π/3 दैट इज इक्वल टू 3/2। ये भी आपको प्रूव ही करना है कि दिस थिंग इक्वल टू 3/2। तो जो जो वैल्यूज़ है हमको पुट करनी है, sin² है तो sin π/6 की वैल्यू पुट करोगे, उसका स्क्वायर, यहाँ पर cosec 7 π/6 का वैल्यू पुट करोगे, तो हमको नहीं पता कि 7 π/6 का वैल्यू क्या होता है, तो इसके लिए हमने सिस्टम सीखा है क्वाड्रेंट वाला, तो अब इसको हम उसके अकॉर्डिंग लिखने की कोशिश करेंगे। जैसे 7 π/6 में पूरा सॉल्यूशन नहीं बता रही हूँ, बस क्लू दे रही हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो इस 7 π/6 को हम क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से लिखना है कि एटलीस्ट एक नंबर 6 से पूरा डिविजिबल हो। तो 7 के आसपास का नंबर चेक करते हैं जो कि 6 से डिवाइड हो रहा हो पूरा। तो 7 के पास का या तो 8 है या फिर 6 है, 8 डिवाइड नहीं हो रहा पूरा, तो 7 से छोटा 6, तो 6 ले लेंगे। तो 6 की फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, 7 पाई को क्या लिख सकते हैं, 6 पाई प्लस पाई अपॉन 6 सेपरेट करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 6 पाई/6 यानी कि पाई प्लस पाई/6। तो आपका इस तरीके का फॉर्मेशन आ जाएगा। cosec स्क्वायर है तो इट्स ओके, स्क्वायर आप चाहे तो पूरे पर भी लगा सकते हो। तो पहले इस चीज़ को सॉल्व करो देन स्क्वायर करेंगे। तो पाई प्लस यानी कि 180 प्लस थीटा, यानी कि आपका कौन सा क्वाड्रेंट बनता है यहाँ पर, पाई प्लस थीटा, दिस इज योर 180 या फिर आप इसको पाई कहते हो। तो दिस इज 180 से बड़ा यानी थर्ड क्वाड्रेंट, पाई प्लस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा कौन कौन पॉजिटिव होता है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी यानी कि टी यानी कि टैन, और इसका रेसिप्रोकल जो है टैन का रेसिप्रोकल कॉट, ये दोनों नेगेटिव ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, उसके अलावा जितने भी नेगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक पाई/6, यही होगा ना, कॉसेक थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट है इसलिए ये नेगेटिव आ गया, और यहाँ होल स्क्वायर है तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता अंदर माइनस है या प्लस। तो एट द एंड आपके पास जो आएगा दैट इज कॉसेक स्क्वायर पाई/6
6, तो यहाँ पर कॉजिक पाई बाय 6 की वैल्यू रख दोगे, यानी कॉजिक 30 की वैल्यू और उसका स्क्वायर। बाकी ये तो सिंपल है, कॉस स्क्वायर पाई बाय 3, तो कॉस पाई बाय 3 का वैल्यू पुट करना है, उसका स्क्वायर। तो जब एट द एंड सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा आना चाहिए 3/2। LHS को सॉल्व करना है, RHS आंसर आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, आप लोगों को ही सॉल्व करना है। नेक्स्ट इज कॉट स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉजेक 5 पाई बाय 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाय 6 दैट इज इक्वल टू 6। तो अगेन सेम ही चीज़ है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। LHS लिख के चलना है, RHS आंसर लाना है। ये क्वेश्चंस इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि हो सकता है किसी के पास बुक नहीं हो, तो आप यहाँ से क्वेश्चन नोट कर सकते हो। अब यहाँ पर ये जैसे चीज़ है, पाई बाय 6 का वैल्यू डायरेक्टली पता है, 5 पाई बाय 6 का नहीं पता, पाई बाय 6 का पता है। तो इसमें अगेन हम देखेंगे कि इस तरीके से लिखेंगे, एटलीस्ट एक 6 से डिविजिबल हो, तो 6 पाई माइनस पाई अपॉन 6। तो इस तरीके से सेपरेट करके फिर चेक करना पड़ेगा कौन से क्वाड्रेंट में, उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। फिर जैसे 4th है वो भी हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाय 3 पाई बाय 3 दैट इज इक्वल टू 10। अगेन ये क्वेश्चन है, जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, इन सब की वैल्यूज आपको पता है, एट द एंड आंसर हमारा 10 आना चाहिए। तो ये तो हो गए हमारे प्रूफ वाले क्वेश्चंस। तो ये जितने भी क्वेश्चन मैंने बताया आपको सॉल्व करने रहेंगे। अब इसके बाद जो आते हैं उनमें हमको वैल्यूज़ फाइंड करनी है। जैसे मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ, जो क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द वैल्यूज़। तो ये क्वेश्चन में भी हाँ इस टाइप का क्वेश्चन वैसे एग्जाम्पल में कर चुके हैं, साइन 75 डिग्री। तो अब यहाँ पर क्या केस बनता है कि साइन 75 का वैल्यू हमको नहीं पता, तो कुछ फार्मूलाज भी सारे पढ़ चुके हैं, तो इस 75 को उस फॉर्म में लिखेंगे जिनकी वैल्यूज़ हमको पता है। तो यहाँ पर फर्स्टली चेक करो 75 मतलब कोई ना कोई एक एंगल ऐसा होगा जिसके एंड में 5 आ रहा है। तो जितने भी हमारे नोन एंगल्स है जिनकी वैल्यूज़ हमको पता है, उसमें एक आता है 5 वाला 45, तो 45 तो लेना ही है। तो दैट इज़ इक्वल टू साइन, इस 45 की जगह हम लिखेंगे 45 प्लस, इसमें मैं क्या ऐड करूँ कि 75 बन जाए 30। अगर प्लस वाला नहीं लेना चाहते तो माइनस वाला भी ले सकते हैं। जैसे माइनस लेंगे आप, नहीं तो नहीं बनेगा, 45 प्लस 30 यही लेना पड़ेगा, 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास साइन A प्लस बी इज इक्वल टू साइन A इंटू कॉस बी प्लस कॉस A इंटू साइन बी। इसका इंटू वाला नीचे लिखा मैंने, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला। यहाँ पर A की जगह पर क्या है 45 डिग्री है और B की जगह पर है 30 डिग्री। तो जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला। तो क्या बन जाएगा ये साइन इंटू कॉस बी, तो साइन A इंटू कॉस बी प्लस कॉस A इंटू साइन बी। तो अब देखो साइन 45 डिग्री, इसका वैल्यू क्या बनता है 1/√2, लिख लिया हमने। cos 30 का वैल्यू √3/2 प्लस cos 45 अगेन 1/√2 और sin 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। तो जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा √3/2√2, इधर आ जाएगा 1 × 1 1/2√2। तो ये आएगा √3/2√2 और प्लस में आएगा 1/2√2 1/2√2। तो अगेन डिनोमिनेटर सेम है, डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा √3
प्लस 1 अपॉन 2√2। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ये कर सकते हैं, इसको रैशनलाइज कर दो, वैसे नीड नहीं है, यहाँ तक आप करोगे तो भी आंसर करेक्ट है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है सेकंड वाला इसका, सेकंड वाला क्वेश्चन है tan 15 डिग्री। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? tan 15 डिग्री, तो ऐसी वैल्यूज़ लेनी है जो हमको पता है, जिनकी वैल्यू हमको पहले से पता है, जो मेजरमेंट लेते हैं 0, 30, 45, 60 फिर देन 90, तो जो चीज़ें पता है उस फॉर्म में उसको लिखेंगे। तो यहाँ लिखा है 15 डिग्री, तो जब हम ऑब्जर्व करते हैं उन सारी वैल्यूज़ को तो हमको पता चलता है कि 30 और 45 के बीच का डिफरेंस, एंगल यही लेते हैं ना, 0, 30, 45, 60 देन 90, ये जो डिफरेंस आता है दैट इज़ 30 का, ये जो डिफरेंस है दैट इज़ 15 का, ये जो डिफरेंस है ये 15 का, और अगेन ये जो लास्ट वाला डिफरेंस आता है वो 30 का आता है। तो 30 और 45 के बीच का डिफरेंस 15 डिग्री का, 60 और 45 के बीच का डिफरेंस 15 डिग्री का, कुल मिला के 45 तो लेना ही है। तो आपके ऊपर है आप इस 15 को कैसे लिखते हैं, आप चाहे तो 45 माइनस 30 भी लिख सकते हैं या फिर 60 माइनस 45 भी लिख सकते हो, दोनों में ही आंसर सेम ही आना है। जैसे मैंने सपोज फर्स्ट ये ले लिया 45 माइनस 30 डिग्री, tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, आप चाहो तो 60 माइनस 45 भी लिख सकते हो क्योंकि उसका वैल्यू भी 15 डिग्री ही आएगा। अब अगेन यहाँ पे डायरेक्टली फार्मूला लग रहा है, कुछ करना ही नहीं है, tan a माइनस बी दैट इज इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो a की जगह कौन, b की जगह कौन, a के प्लेस पर है 45 डिग्री, b के प्लेस पर है 30 डिग्री, जस्ट वैल्यूज पुट करनी है और हमारा आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, जो भी फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो उसको मेंशन ज़रूर करोगे, tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 45 इंटू tan 30 डिग्री दैट इज़ इक्वल टू tan 45 का वैल्यू 1 होता है, tan 30 का वैल्यू क्या होता है नहीं याद रहता तो ये तो पता है, sin 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, cos 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2, क्योंकि हम जानते हैं tan थीटा इज इक्वल टू साइन अपन कॉस, तो 1/2/√3/2, तो ये वैल्यू क्या आया 1/√3, 1 माइनस 1 इंटू 1/√3, ठीक है। तो अब यहाँ पे वैल्यू अगेन वही एलसीएम लिया √3, यहाँ क्या आएगा √3 माइनस 1 अपॉन अगेन एलसीएम लेंगे √3, यहाँ पे बनेगा √3 माइनस 1, √3 से √3 कैंसिल, और सॉरी यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आना चाहिए, तो ये जो आपका बनेगा ये √3 प्लस 1 है। तो एट द एंड यहाँ √3 से √3 कैंसिल हो गया, क्या आया आंसर √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। यहाँ तक लिखते हो तो भी करेक्ट है, बट अगर और सिंप्लीफाई करना है तो रैशनलाइज कर दो, √3 माइनस 1 इंटू √3 माइनस 1। तो जब इस चीज़ को हम सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, सेम टर्म है x इंटू एक्स का स्क्वायर, तो √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a इज़ योर √3, b इज़ 1, तो यहाँ पर हो जाएगा a का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 इंटू √3 इंटू 1 को चाहे लिखो या मत लिखो, प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, फिर यहाँ पर 3 माइनस 1 इज़ 2, तो यहाँ पर बन जाएगा √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2√3 प्लस 1 अपॉन में आ गया 2, 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 2√3 अपॉन 2, यहाँ तक किया तो भी सही, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं ऊपर 2 कॉमन निकाल देंगे, तो जब 2 कॉमन निकलेगा तो क्या बनेगा 4 की जगह पे 2 माइनस √3 अपॉन 2, तो एट द एंड जो हमारा आंसर बना वो आया 2 माइनस √3। इसी तरीके से नेक्स्ट के क्वेश्चन भी हो जाने चाहिए। तो जो पॉसिबिलिटी है जैसे 6, 7, 8 ये सारे प्रूव दैट वाले हैं, तो आपको वैल्यूज पुट करनी है और आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। नेक्स्ट के जो क्वेश्चंस हैं हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।